नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात, स्वागत है, अभिवादन है, वंदन है। हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और ये संवाद वाली क्लास में, लाइव वाली क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है साथियों, अभिनंदन है। क्लास की खासियत क्या है, हमने इस विषय पर बात की है, कई बार की है साथियों। ये स्पेशल क्लास है, ये एडिशनल क्लास है, ये संवाद वाली क्लास है। इस क्लास में आपके प्रश्नों का समाधान भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी साथियों को नमस्कार। अमृता जी, धूलचंद जी, रामदयाल जी, शिवराज जी, पवन जी, दीपक मीना जी, मीरा जी, अभिनंदन जी, सबको अभिनंदन। और अब हम लोग ज़्यादा इसमें वक्त जाया ना करें, सीधा बात करेंगे साथियों। और अच्छे प्रश्नों का स्वागत रहेगा। अच्छे प्रश्न पूछिएगा, प्रश्न ऐसे पूछिए जिसमें संभावना हो। प्रश्न साथियों ऐसे पूछिए जो टॉपिक से रिलेटेड हो। तो सबका स्वागत, सबका परिणाम स्वीकार कर लिया अमृता जी, आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं संवैधानिक इतिहास की, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं साथियों। और एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम पर हमारी चर्चा जारी थी, 1935 का अधिनियम। शायद मेरे हिसाब से ऐसा कोई पेपर नहीं हुआ होगा कि जब पाठ्यक्रम में 1919 और 1935 का सिलेबस में दे रखा हो और उसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा हो। साथियों, प्रश्न बनता है 1935 के अधिनियम के बारे में, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम बहुत विस्तार से चर्चा करें और आपके प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहेगा साथियों। तो 1935 के अधिनियम में जो बातें हमने पढ़ ली है साथियों, उससे बात आगे बढ़ाते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 जितना पढ़ा है वो आप लोगों ने बहुत सीरियसली देखा होगा, गंभीरता से उसको पढ़ लिया होगा। सबको नमस्कार। मैं चरण स्पर्श कर रहा हूं उन लोगों को जिन्होंने माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित किया, जिनसे हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं। आप सभी को नमस्कार। एक कारगिल से कह रहा है कि मैं कारगिल से देख रहा हूं, थैंक यू वेरी मच। 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगला पॉइंट क्या है साथियों? अगला पॉइंट जो पढ़ा है उसका अगला पॉइंट, इसके द्वारा जितने भी पॉइंट्स आपने लिख रखे हैं नोट कर लीजिएगा। इसके द्वारा केंद्र व राज्यों के बीच, संघ व राज्यों के बीच, संघ व राज्यों के बीच विषयों का, संघ व राज्यों के बीच विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। साथियों, आप लोग जानते हैं 1919 के अधिनियम में भी हमने लिखा, लेकिन जिस तरह का स्पष्ट बंटवारा इस अधिनियम में आएगा साथियों, उससे पहले कभी भी नहीं आया। 4 बजे उठकर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। इसके द्वारा संघ व राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा किया गया, विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया, ऐसा लिख देते हैं। विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है साथियों, आप लिख दीजिएगा, स्पष्ट बंटवारा किया गया। इसी में लिखिए 3 सूचियां बनाई गई। इस हेतु 3 सूचियां बनाई गई। यहां से प्रश्न बनता है साथियों, 3 सूचियां बनाई गई। ठीक, अब सुन लीजिए मेरी बात को। क्या प्रश्न बनेगा? क्या प्रश्न बनेगा? एक, जिसके बारे में मैंने कल चर्चा की, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा पहली बार कौन से अधिनियम के तहत किया गया? तब आंसर होगा अपना 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। लेकिन साथियों, भारत में वर्तमान समय में जो संघात्मक ढांचा है, संघात्मक ढांचा आप जानते हैं ना, केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा। वर्तमान समय में केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारे का जो संघात्मक ढांचा है, उस संघात्मक ढांचे का आधार 1935 का अधिनियम है साथियों। इस बात को ध्यान रखिए। मैंने लिखा केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का स्पष्ट बंटवारा किया गया। स्पष्ट का मतलब है साथियों, इससे पहले संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जैसा कोई विषय नहीं था। पहली बार 1935 के अधिनियम के तहत विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई। लिख दीजिएगा, विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां बनाई गई।
प्रश्न बनता है, अभी बताऊंगा, क्योंकि आपसे वादा कर रखा है कि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स है उस पर भी चर्चा करेंगे साथियों। विषयों का बंटवारा करते हुए 3 सूचियां, नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची और नंबर 3 समवर्ती सूची। ये सब लिख दीजिएगा, अच्छे प्रश्न बनते हैं। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सब आप लिख दीजिएगा क्योंकि प्रश्न बनते हैं साथियों। संघ सूची के विषय पर, संघ सूची के विषय पर केंद्रीय व्यवस्थापिका कानून बनाती थी और संघ सूची में विषय कितने थे? 59। साथियों लिख दीजिएगा। हाँ, संघ और केंद्र को फिलहाल एक ही मानेगा भावेश जी, फिलहाल एक ही मानेगा, हालांकि दोनों में बड़ा अंतर है, सही शब्द संघ ही होता है। संघ सूची में 59 सब्जेक्ट्स थे, ये लिख दीजिएगा। राजस्थान में पीटीआई का एक एग्जाम हुआ जिसको हम लोग सेकंड लेवल में रख रहे हैं साथियों, आपके लेवल का भी नहीं है वो। उस पीटीआई में ये प्रश्न पूछ लिया गया साथियों वर्ष 2016 में कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ सूची में कितने विषय रखे। कमाल है, लोगों को पता नहीं होता है वर्तमान संविधान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के क्या विषय हैं, और उन्होंने पूछ लिया 1935 के अधिनियम के बारे में, तो आपको मालूम होना चाहिए। 59 सब्जेक्ट्स। राज्य सूची कहिए, प्रांतीय सूची कहिए, एक ही बात है। राज्य का विधानमंडल कानून बनाता था, उसके अंतर्गत 54 विषय थे, ये ध्यान रखिएगा साथियों। और समवर्ती सूची में 36 विषय थे, 36 विषय थे। ठीक है साथियों, ये सब बातें आपको नोट करनी है, बड़ा अच्छा प्रश्न बनेगा। संघ सूची के 59 सब्जेक्ट्स पर उस समय की व्यवस्थापिका कानून बनाती थी, केंद्रीय स्तर की। राज्य सूची के 54 विषय पर उस समय के राज्य का विधानमंडल कानून बनाता था, और समवर्ती सूची के 36 विषय पर केंद्रीय व्यवस्थापिका और राज्य विधानमंडल दोनों मिलकर कानून बनाते थे साथियों। वर्तमान समय में संविधान में राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची का ये जो कॉन्सेप्ट है साथियों, पूरी तरह से 1935 के अधिनियम की देन है। आपको ये मालूम होना चाहिए, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। यहां तक क्लियर? बहुत अच्छा प्रश्न बनेगा। लेकिन इससे भी बढ़िया जो राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के एग्जाम में पूछा गया था वर्ष 2016 के आरएस के पेपर में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के पेपर में वर्ष 2016 में पूछा गया था साथियों। क्या प्रश्न पूछा गया था? ये जो 3 सूचियां हैं, इन 3 सूचियों के अलावा एक और बात है, और उसे हम लोग कहते हैं अवशिष्ट विषय। तो नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखे आप लोग। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। अगर समझ में नहीं आई तो मुझे जरूर इसके बारे में प्रश्न पूछे। यस, जो भानु जी जो कह रहे हैं रेजिड्यूरी पावर्स, आप नोट डाल के लिखिए। इस अधिनियम के द्वारा, आप एक बार लिख दीजिए फिर मैं समझा दूंगा। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट विषय, अवशिष्ट विषयों पर, अवशिष्ट विषय पर, अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने का अधिकार, अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। अभी बताऊंगा अवशिष्ट विषय क्या होते हैं। अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया, गवर्नर जनरल को दिया गया। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहां से सवाल बन सकता है। आज हमने 10 मिनट में जो बात की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों। अब आपका प्रश्न है रेजिड्यूरी पावर्स। रेजिड्यूरी पावर्स भी आप लिख देना, ये इस तरह से लिखते हैं, कई बार डायरेक्टली भी प्रश्न पूछ लिया जाता है रेजिड्यूरी पावर्स। ये ऐसे भी लिखिएगा, जो हिंदी माध्यम के जो मेरे मित्र हैं वो ये शब्द भी जरूर लिखिएगा। क्या होता है, क्या होता है अवशिष्ट विषय? ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं हो, ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? रेजिड्यूरी पावर्स कहेंगे। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने के लिए आपने व्यवस्थापिका को दे दिया। राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी आपने राज्य के विधानमंडल को दे दी। समवर्ती सूची पर दोनों को पावर दे दिया।
तो ऐसे विषय जिनका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं है, कोई नया विषय पैदा हो गया तो फिर क्या करेंगे? तो ऐसे विषय को क्या कहते हैं? अवशिष्ट विषय कहते हैं। क्या मेरी बात तो आप लोग समझ पा रहे हैं? अवशिष्ट विषय की जिम्मेदारी किसको दे दी साथियों? गवर्नर जनरल को। साथियों, 1935 के अधिनियम के बारे में वर्ष 2016 वाले आरएस के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया। क्या? 1935 के अधिनियम के संदर्भ में असंगत, इररिलेवेंट कथन को छांटिए। नंबर 1, इसके तहत केंद्र व राज्यों के बीच विषय का बंटवारा, सही। इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना, एकदम सही। इसके तहत अवशिष्ट विषय व्यवस्थापिका को दिए गए, गलत। अवशिष्ट विषय किसको दिए गए साथियों? गवर्नर जनरल को दिए गए। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, शुभम जी सही कह रहे हैं, ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं हो उसे हम अवशिष्ट विषय कहते हैं। शुभम जी ये भी पूछ रहे हैं कि क्या प्रेजेंट में ये केंद्र के अधीन है? देखिए, प्रेजेंट की बात क्यों करें, अभी तो फिलहाल हम 1935 के अधिनियम की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट में किसके अंतर्गत क्या है उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। राहुल का प्रश्न है कि सर अवशिष्ट विषय वापस बताइए। ऐसे विषय जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में नहीं हो, ऐसे विषय अवशिष्ट विषय कहलाते हैं और इस पर विधि बनाने की जिम्मेदारी 1935 के अधिनियम में किसको दी? गवर्नर जनरल को दी। साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, बड़ा अच्छा प्रश्न आ सकता है। ठीक साथियों, एक और बात जो मैं कहना चाहता हूं इसी से रिलेटेड है। कई बार एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि 1935 के अधिनियम की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता लिख दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट। इसके द्वारा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसके द्वारा प्रांतों को लिखिए, इसके द्वारा प्रांतों को स्वायत्ता यानी ऑटोनॉमी, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई, प्रांतों को स्वायत्ता दी गई। अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, और क्या प्रश्न पूछोगे? आपका प्रश्न होगा, सर ये स्वायत्ता क्या है? आपका ये प्रश्न होगा, मैं बाकायदा जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझिए। 1935 के अधिनियम का एक सबसे रोचक जो शब्द है, जो अट्रैक्ट करता है उसे ऑटोनॉमी कहते हैं। प्रांतों को ऑटोनॉमी दी गई, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत ध्यान से सुनिए साथियों। ये केंद्र सरकार, इसके बॉस के रूप में थे गवर्नर जनरल, ठीक। और हर राज्य में क्या थे? गवर्नर थे, ऐसा आपको बताया गया। 11 राज्य थे उस समय, यह भी आपको बताया गया, ठीक है साथियों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 राज्यों में 11 गवर्नर है, ठीक। आपको यह भी बताया गया था साथियों कि 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर ने अपने कामों को 2 भागों में बांट रखा था, यह आपको बताया था ऐसे, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण बात आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। गवर्नर ने कुछ विषय अपने पास रखे, उसे हमने रिजर्व सब्जेक्ट का, कुछ विषय उन्होंने जनता के प्रतिनिधियों को ट्रांसफर्ड कर दिए, उसे हमने हस्तांतरित विषय का, आपको शायद याद होगा। तो इन सब के नीचे इस तरह से हम 2 भागों में विषय बांट के लिख सकते हैं साथियों। याद है 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में ये जो दोहरा शासन था, इसे हमने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इसे हमने क्या कर दिया? केंद्र में लागू कर दिया साथियों। गवर्नर जनरल को जो विषय थे उसे हमने 2 भागों में बांटते हुए एक को नाम दिया आरक्षित विषय, दूसरे को नाम दिया हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, इस प्रकार से 2 नाम दे दिए। आप कहेंगे ये तो सर आपने कल बता दिया कि प्रांतों में दोहरा शासन खत्म कर दिया, केंद्र में दोहरा शासन लागू कर दिया। आप मुझे कहेंगे ये तो बता दिया, अब क्यों बता रहे हो? साथियों, मैंने एक पॉइंट लिखवाया कि इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में स्वायत्ता दी गई। तो आपका जो प्रश्न आने वाला है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश अपनी ये हो कि आप प्रश्न पूछे ही नहीं, पहले से बता दिया जाए, सही है ना? तो देखिए, पहली बार प्रांतों में ये जो दोहरा शासन की जो व्यवस्था थी उसको खत्म कर दी और
जनता के जो प्रतिनिधि जो चुनकर आए थे, राज्य सूची के विषय, प्रांतीय सूची के जो विषय थे, वो राज्य के जो विषय थे वो राज्य की व्यवस्थापिका में जो लोग चुनकर आए उनको दे दिए। पहले क्या सिस्टम था? पहले सिस्टम था गवर्नर कुछ काम अपने पास रखता था। बहुत ध्यान से देखिए, गवर्नर कुछ काम अपने पास रखता था और कुछ काम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को देता था। तो जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो जनता के बीच गए, चुनकर आए, वो कहते थे हमको तो थोड़े से काम दिए और गवर्नर ने सारे काम अपने पास रख लिए। ये वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब गवर्नर को जो भी विषय दिए गए थे, सारे विषय राज्य विधानमंडल में जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनकर आए थे उनको दे दिए। इस तरह से प्रांतों में स्वायत्ता आ गई थी। साथियों, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रांतों में स्वायत्ता किस अधिनियम के तहत दी गई? 1935 के अधिनियम के तहत दी गई। यहां तक ठीक है? तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई। प्रांतों को स्वायत्ता वाली बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। साथियों, आगे बढ़ते हैं। और क्या हुआ इस अधिनियम के द्वारा? साथियों, आज भारत के संविधान में आपको नीति निदेशक तत्व दिखाई देते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, आज भारत के संविधान में जो नीति निदेशक तत्व दिखाई देते हैं, उन नीति निदेशक तत्वों को 1935 के अधिनियम में इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन, निर्देशों के उपकरण कहा गया था। 2010 आईएएस के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया, 1935 के अधिनियम में उल्लेखित निर्देशों के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस को वर्तमान संविधान में क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य और कोई और ऑप्शन था। तो 1935 के अधिनियम में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, निर्देशों के जो उपकरण थे, उसी को वर्तमान संविधान में क्या कहते हैं साथियों? नीति निदेशक तत्व कहते हैं। ठीक है? हाँ साल्वी, एकदम सही है। ऑटोनॉमी मैंने आपको बता दिया है, तो जरा लिख दीजिएगा। इसमें मतलब 1935 में इस अधिनियम में निर्देशों के उपकरण, इस अधिनियम में निर्देशों के उपकरण, अंग्रेजी में भी जरूर लिखिएगा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था। निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था। इस अधिनियम में निर्देशों के उपकरण का उल्लेख था। ठीक साथियों, नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिए, वर्तमान संविधान में इन्हें नीति निदेशक तत्व यानी डीपीएसपी, नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। वर्तमान संविधान में इन्हें नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। ये सब ध्यान रखना महावीर जी, डीपीएसपी एकदम बात सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 1935 के अधिनियम में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन था उसे वर्तमान में डीपीएसपी कहते हैं। वर्ष 2010 सिविल सर्विस आईएएस के पेपर में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। साथियों, लगातार आपने मुझसे कई बार एक प्रश्न पूछा, सर इलेक्शन, वोट देने का अधिकार। अरे भाई, वोट देने का अधिकार तो पहली बार 1892 में मिल गया था, लेकिन डायरेक्टली जनता को वोट देने का अधिकार 1935 के अधिनियम से मिला। तो लिख दीजिएगा, बहुत शानदार ढंग से लिखिएगा। अगला पॉइंट के द्वारा लिखिए, इसके द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इससे पहले डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होते थे। जनता को वोट देने का अधिकार था, लेकिन 1935 के अधिनियम के द्वारा डायरेक्ट जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। साथियों, तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। आप ऐसा लिख दीजिए, आप चाहें तो नोट डाल के ये भी लिख सकते हैं,
आप नोट डाल के ये भी लिख सकते हैं, उस समय लगभग 10% जनता को, उस समय लगभग 10% जनता को मत देने का अधिकार दिया गया। 10% जनता को मत देने का अधिकार दिया गया। 10% जनता को मत देने का अधिकार दिया गया। एक मित्र बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर डीपीएसपी नीति निदेशक तत्व तो हमने आयरलैंड से लिया। जी लिए हैं, इसमें गलत कहां है? अरे 1935 के अधिनियम में किसी बात का उल्लेख होना से ये कहां सिद्ध होता है कि 1935 के अधिनियम में जो बातें हमने ली है वो किसी और देश से नहीं ली है। 1935 का अधिनियम को बनाने में भी डॉक्टर अंबेडकर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1935 के अधिनियम में बहुत सारी बातें ऐसी उल्लेखित थी जो भारत के वर्तमान संविधान में है। साथियों, भारत के संविधान का लगभग 60% जो प्रोविजंस है वो हमने 1935 के अधिनियम से लिया। इससे कहीं यह साबित नहीं होता है कि फला चीज हमने फला देश से नहीं ली। क्या 1935 के अधिनियम में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया नहीं थी? ये 1935 का जो अधिनियम है उस समय का संविधान था। तो ये 1935 के अधिनियम में भी उस समय जो बातें ली गई वो अलग अलग देशों से ली गई। तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से। डीपीएसपी निदेशक सही शब्द है। मेरे एक मित्र जो पूछ रहे हैं, निदेशक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, निर्देशक लिखा हुआ नहीं है, निदेशक ही सही शब्द है। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई, लगभग 10% के करीब जनता को वोट देने का साथियों क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। बात को आगे बढ़ाएं। ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो साथियों आज आपको दिखाई देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो लिख दीजिए, आप लिखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक जो कुणाल का जो प्रश्न है इसको रोक के रखना। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना का प्रावधान किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान किया गया। एक मित्र ने प्रश्न पूछा है, कुणाल ने, सर 1892 के मताधिकार और 1935 के प्रत्यक्ष मताधिकार में क्या फर्क है? बड़ा अच्छा प्रश्न है कुणाल। पहली बात, मैंने कल भी आपको कहा और इवन परसों भी कहा, मैंने साथियों कहा कि 1892 में पहली बार वोट देने का अधिकार जरूर मिला, लेकिन कहीं पर भी चुनाव शब्द का प्रयोग वहां पर नहीं किया गया। आज हम उसको चुनाव कह देते हैं, और जो भी था वहां इनडायरेक्ट था। पहले कुछ लोग चुने जाते थे, वो कुछ और लोगों को चुनते थे इनडायरेक्टली। जनता की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। 1935 के अधिनियम तक आते आते जनता खुद व्यवस्थापिका के लोगों को चुनने लग गई थी साथियों। इसलिए प्रत्यक्ष चुनाव शब्द का मैंने प्रयोग यहां पर किया। 1892 में तो वोट शब्द का प्रयोग किया ही नहीं था, शब्द ही नहीं लिखा हुआ था। और इस बार 1935 के अधिनियम में बाकायदा चुनाव शब्द का प्रयोग भी हुआ और जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात आ गई साथियों, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। रोहित शर्मा जी क्या पूछ रहे, सर जो अधिनियम लिए जाते हैं जैसे 1935, क्या ये 1935 में ही बना था? देखिए, अधिनियम हमने पूरा हिस्ट्री पढ़ी है, हमने नेहरू रिपोर्ट पढ़ा है, हमने साइमन आयोग पढ़ा है, हमने साथियों जिन्ना के 14 सूत्र पढ़े हैं, हमने 3 गोलमेज सम्मेलन पढ़े हैं। 1935 का जो अधिनियम है इतने सारे चरणों से गुजरने के बाद बना है। साइमन, देयर इज रोल ऑफ द साइमन कमीशन, there is role of the report of the Simon Commission, there is role of the Lahore Conference of the Congress, there is role of the Jinnah report, there is role of the round table conferences, जो 3 आयोजित हुई। इन सब का मिलने के बाद में 1935 का अधिनियम बना है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है साथियों, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। और क्या हुआ साथियों, ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, उस समय भारत में 11 राज्य थे। जो ब्रिटिश भारत था उसकी बात कर रहा हूं। उस समय ब्रिटिश भारत में 11 राज्य थे और 11 में से 6 राज्यों में साथियों
द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका स्थापित की गई। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, ठीक है साथियों। आपको याद होगा हमने 1919 के अधिनियम में भी द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का उल्लेख किया था, लेकिन साथियों वो सेंट्रल लेवल पर थी। सेंट्रल लेवल पर 1919 में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका बनी थी। उसके अंतर्गत एक का नाम था विधानसभा, दूसरे का नाम था राज्यसभा। ऐसा मैंने आपको कहा था साथियों। 1935 के अधिनियम में यह व्यवस्था राज्यों में भी आ गई और राज्यों में भी 2 हाउस स्थापित किए गए, जिसे हम लोग द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। 11 राज्य थे उस समय साथियों। 11 में से 6 राज्यों में यह व्यवस्था स्थापित हुई। 11 में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित हुई थी साथियों। ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते हैं। क्या प्रश्न आएगा और विद्यार्थी कभी समझ नहीं पाएगा? प्रश्न आएगा साथियों, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? दैट टाइम आंसर विल बी 1919 यानी 1919। प्रश्न आएगा साथियों, राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था कब स्थापित की गई? आंसर होगा 1935 1935। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हाँ, सारे प्रश्न को मैं देख रहा हूं और जो प्रश्न अप्रासंगिक है उसको मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूं। चलिए, अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा? सर यहाँ राज्य बंगाल, मुंबई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम थे। यस, ऑब्वियसली उस समय जो ब्रिटिश भारत जो था, उस ब्रिटिश भारत में 11 राज्य थे और 11 में से 6 राज्यों में वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित हो गई। एक बात और मैं बताना चाहूंगा साथियों, प्रश्न बन जाए कि 1935 का ये जो अधिनियम बना, इस अधिनियम के तहत पहली बार चुनाव कब हुए? ऐसा प्रश्न राजस्थान प्रशासनिक सेवा के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के लिखिएगा साथियों, बहुत ढंग से लिखिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। ऐसा लिखिए, 1935 के अधिनियम के अनुरूप 1935 के अधिनियम के अनुरूप पहली बार चुनाव 1935 के अधिनियम के अनुरूप पहली बार चुनाव 1937 में हुए थे। 1937 1937 में हुए थे। ये कविता मीना जी का ये प्रश्न रोक दीजिएगा। 1935 के अधिनियम के अनुरूप पहली बार चुनाव 1937 में हुए थे। कविता जी ने कहा कि जो 6 प्रांत है वो कौन से थे? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, आसाम और यूपी। यूपी का क्या मतलब है? यूपी का क्या मतलब है? यूपी का मतलब यहां उत्तर प्रदेश नहीं है। पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? यूनाइटेड प्रोविंसेस, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। साथियों, ये बात सही है कि उस समय जिन 6 राज्यों में चुनाव हुए उसमें आसाम भी था, उसमें बंगाल भी था, उसमें बॉम्बे भी था, उसमें मद्रास भी था और उस समय संयुक्त प्रांत भी था। जिन 11 में से 6 राज्यों में चुनाव हुए और द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। आनंद मनेरा जी का जो प्रश्न है उसको रोकिएगा जरा। सर, अगर प्रश्न आए कि पहली बार मत देने का अधिकार लोगों को कब प्राप्त हुआ, तो 1892 देना है या 1935? देखिए मनेरा जी, मैं आपका प्रश्न एकदम बहुत ढंग से समझ गया। लोगों को वोट देने का अधिकार तो 1892 में मिल गया था। कोई भी बात एकदम शुरुआत थोड़ी होती है यार। आज जिस तरह से हम लोकतंत्र में जिस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शुरुआत में ऐसे थोड़ी था। लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 1892 में प्रारंभ हो गई। लोगों को भले ही अप्रत्यक्ष रूप से वोट देने का अधिकार मिला हो, वोट देने का अधिकार तो मिल गया था। हालांकि मैंने कहा चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। लेकिन आपने जो प्रश्न पूछा कि पहली बार अगर आ जाए तो क्या लिखे, 1892 ही लिखना है। लेकिन जब तक प्रत्यक्ष शब्द नहीं लिखे तब तक आप 1935 मत लिखिएगा। 1919, 1909 ये जो भी एक्ट बन रहे उस समय जनता को डायरेक्टली मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं था, तो 1892 लिखिएगा। प्रत्यक्ष पूछे तो 1935 लिखिएगा। तो 1935 के अधिनियम के तहत जो पहली बार चुनाव हुए वो 1937 में हुए, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि प्रांत और राज्य में क्या अंतर है। साथियों, राज्य शब्द का प्रयोग हम प्रांत के लिए करते हैं, सही शब्द वैसे प्रांत ही होता है, प्रोविंसेस होता है। ये बात आपके सही है। अरुणा जी कह रही है कि 1935 से पहले चुनाव कैसे हुए।
अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते थे, कुछ लोग कुछ लोगों को चुन लेते थे। मनोनयन का सिस्टम था, अधिकांश लोगों को तो ब्रिटिश सरकार मनोनीत करने का काम करती थी ताकि सरकार को अपनी सरकार चलाने में आसानी रहे। तो संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको आजकल हम लोग यूपी के नाम से जानते हैं, पहले ये संयुक्त प्रांत हुआ करता था। मोहम्मद रिजवान जी ने प्रश्न पूछा, पता नहीं कैसे पूछा, महिलाओं को वोट देने का अधिकार, मैंने कल ही बात कर ली थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था, इस पर हमने बात कर ली थी साथियों। ठीक है, बात को आगे बढ़ाएं। चलिए, एक बहुत और अच्छा आपके सामने पॉइंट लिखवा रहा हूं। इस अधिनियम के द्वारा आप लिखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा अब साथियों देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं ये पॉइंट लिखवाता हूं, कई सारे मित्र कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और मुझे लगता है कि कंफ्यूजन के हिसाब से प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? प्रश्न ये पूछते हैं कि सर, बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो क्या पहले बर्मा भारत का भाग था? पहले आप लिखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया, बर्मा को भारत से अलग किया गया तथा बर्मा को भारत से अलग किया गया तथा बर्मा के लिए अलग कानून बनाया गया, तथा बर्मा के लिए अलग कानून बनाया गया, अलग कानून बनाया गया, तथा बर्मा के लिए अलग कानून बनाया गया। बर्मा भारत से अलग हो गया, ठीक है साथियों, बर्मा भारत से अलग, और बर्मा के लिए कानून भी क्या बन गया? अलग। ठीक है, तो अब आप मुझसे प्रश्न पूछोगे कि क्या बर्मा भारत का भाग था? तो मैं आपको एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूं साथियों, बर्मा भारत का भाग नहीं था। बहुत ध्यान से सुनिए, बर्मा भारत का भाग नहीं था। आज बानू जी, बर्मा को म्यांमार आज कहते हैं भाई, हम तो 1935 की बात कर रहे हैं ना, तो मैं म्यांमार कैसे लिखवा सकता हूं? बर्मा ही लिखाऊंगा ना। देखिए, बर्मा भारत का भाग नहीं था, तो आप मुझे कहेंगे फिर अलग कैसे किया गया? इसी का जवाब दे रहा हूं। एक्चुअली में बर्मा तो अलग ही देश था और भारत एक अलग देश था, श्रीलंका एक अलग देश था। साथियों, अंग्रेज जब भी कोई कानून बनाते थे तो भारत और बर्मा दोनों के लिए अलग से कानून बनाते थे। पहली बार 1935 के अधिनियम, बहुत ध्यान से सुनिए, हाँ, बर्मा भारत का हिस्सा नहीं था। बहुत बढ़िया कहा, सही बात कही आपने। ये कौन कह रहे हैं? ऋतिक ने कहा बर्मा भारत का भाग नहीं था। पहली बार 1935 के अधिनियम से यह तय हुआ कि अब हम बर्मा के लिए अलग से कानून बनाएंगे और भारत के लिए अलग से कानून बनाएंगे। भारत का जो कानून बना, भारत शासन अधिनियम 1935 बना, और बर्मा के लिए जो कानून बना वो बर्मा शासन अधिनियम बना। साथियों, यह ध्यान रखिएगा, बर्मा अंग्रेजों के लिए जब भी वो कानून बनाते थे तो भारत और बर्मा दोनों के लिए साथ में कानून बनाते थे। और प्रवीण प्रजापति जी ने पूछा बर्मा को अलग क्यों किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, नोट डाल के लिख दीजिए, नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर, नोट डाल के लिखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बर्मा को भारत से अलग किया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बर्मा को भारत से अलग किया गया। मुरारी मीना जी प्रश्न पूछ रहे हैं, दोनों पर एक ही कानून लागू होते थे? हां, इससे पहले 1935 के अधिनियम से पहले बर्मा और भारत दोनों के लिए एक ही कानून बनता था। अंग्रेजों के हिसाब से बर्मा को वो भारत का हिस्सा मांगकर ही काम करते थे, जबकि बर्मा भारत का भाग नहीं था। ऐसा नहीं है जैसा पाकिस्तान था, जैसे पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा था, इस प्रकार से बर्मा नहीं था। बर्मा एक अलग देश था, लेकिन वो कानून क्या करते थे? साथ में बनाते थे, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। यस, सीमा कुमारी जी कह रहे सिर्फ कानून अलग बनाया गया था। 1935 के अधिनियम में यह प्रावधान कर दिया कि बर्मा अब अलग है, इसके लिए अलग से कानून बनाया जाएगा। और ऐसा किसने कहा था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर ऐसा हुआ था साथियों। मोहम्मद रिजवान साहब, यस, 1935 के अधिनियम से पहले गवर्नर जनरल बर्मा और भारत के लिए एक ही हुआ करता था, एकदम बात सही है। चलिए,
साइमन कमीशन ने कहा कि बर्मा एक अलग देश है, भारत के साथ उनको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, उनकी परिस्थिति अलग है, इस वजह से उनके लिए कानून भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ऐसा कृष्णा ने प्रश्न पूछा, मैंने इसका जवाब दिया। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बर्मा को भारत से क्या कर दिया, अलग कर दिया। इवन बर्मा का कानून बन गया 1937 में। अपने को इस पर ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी बात को आप लोग समझ गए? चलिए अब साथियों आगे बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम की और क्या खासियत है आपको मैं बताना चाहूंगा। एक प्रांत है सिंध, आजकल ये पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में। साथियों इस अधिनियम के द्वारा बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया गया। बॉम्बे से सिंध को अलग किया गया। ठीक है, पहले सिंध जो था बॉम्बे का ही हिस्सा था, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा बॉम्बे से सिंध को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। हाँ रूपम आ गए तुम, सही ढंग से प्रश्न पूछना। क्या प्रश्न पूछा है? क्या बर्मा भी ब्रिटिश के अधीन था? ऑब्वियसली, दुनिया के 90% देश ब्रिटिशर्स के अधीन थे भाई, क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ओके, तो बॉम्बे से सिंध को अलग कर दिया गया। और एक बात और आपको बताना चाहूंगा, एक अलग प्रांत के रूप में सिंध का गठन हुआ। एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, बिहार एवं उड़ीसा। बिहार एवं उड़ीसा साथियों 1935 के अधिनियम से पहले तक, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 1935 के अधिनियम से पहले तक एक प्रांत था जिसका नाम था बिहार एवं उड़ीसा। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर नाम है, ठीक उसी प्रकार से एक प्रांत था जिसका नाम क्या था, बिहार एवं उड़ीसा। 1935 के अधिनियम के तहत बिहार और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बना दिए गए साथियों, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, बात को समझ गए? तो बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग अलग किया गया। लिख लीजिए, लिखिए आप, बिहार एवं उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बनाए गए। बिहार और उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बनाए गए। विवेक चौहान साहब पूछ रहे हैं कि बॉम्बे कहां है। मेरे भाई, यू आर प्रिपरेशन फॉर दिस टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, नाउ यू आर आस्किंग अबाउट द बॉम्बे। इट इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी दैट यू आर सेइंग दैट वेयर इज बॉम्बे। क्या कमाल करते हैं यार, क्या प्रश्न पूछा है आपने। ये स्थिति ठीक नहीं है। इफ यू आर आस्किंग अबाउट द बॉम्बे और लोकेशन ऑफ द बॉम्बे एंड यू आर सेइंग दैट, यू आर आस्किंग दैट वेयर इज बॉम्बे, माय फ्रेंड्स, you are living in India and you are asking about the economic capital of the India. Where is Bombay? My friend, कैसे तैयारी चलेगी आपकी? थोड़ा सा अपने बारे में सोचिएगा। ऐसे प्रश्नों का कैसे जवाब दूं आप मुझे बताइए। तो बिहार एवं उड़ीसा दोनों को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। पहले एक ही नाम था, नाम क्या था, बिहार एवं उड़ीसा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, राइट। लेकिन साथियों सिंध नाम का कोई प्रांत नहीं था, एक ही प्रांत था, बॉम्बे। 1935 के अधिनियम के द्वारा सिंध नाम का एक नया प्रांत बनाया गया, जो आजकल कहां पर है, पाकिस्तान में है। एक मित्र ने प्रश्न पूछा, एक मित्र कह रहे हैं कि सर बॉम्बे और सिंध तो बहुत दूर दूर है। अरे भाई आज दूर है यार, आज दूर है, आज वो पाकिस्तान में है, पहले तो बहुत नजदीकी थे ना, कहां दूरियां हैं। आप देखिए कि आज हमारा पंजाब है, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, दोनों पहले एक ही पंजाब हुआ करता था, पूर्व पंजाब पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल पंजाब पाकिस्तान में चला गया, पूर्व पंजाब भारत में रह गया। तो आज हमको दूरियां नजर आती है, उस समय थोड़ी है। ऑब्वियसली दिनेश बाबू, बॉम्बे और सिंध तो दूर है ना, तो क्या करें, बिहार और उड़ीसा भी तो दूर है, बिहार और उड़ीसा भी दूर है, उस समय की बात कर रहे हैं। क्या झारखंड पश्चिम बंगाल से दूर नहीं है? क्या बिहार पश्चिम बंगाल से दूर नहीं है? क्या बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से दूर नहीं है? लेकिन मेरे दोस्तों, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश सब मिलकर बनते थे एक बंगाल। इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तो बिहार एवं उड़ीसा को अलग कर दिया और सिंध को बॉम्बे से अलग करके एक नया प्रांत के रूप में गठन कर दिया। ठीक, ओके, चलिए और आगे बढ़ते हैं साथियों। और इस अधिनियम की क्या विशेषता है जहां से प्रश्न बन सकता है? इस अधिनियम की एक और विशेषता है, यह भारत का सबसे बड़ा अधिनियम है।
ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम ब्रिटिश सरकार, लिख दीजिए, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम, सबसे बड़ा अधिनियम। कैसे? इसी में लिखिएगा, उसमें लिखिए, उसमें 321 अनुच्छेद, 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी, 321 अनुच्छेद व 10 अनुसूचियां थी, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है साथियों, ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये तो उसकी खासियत बताई मैंने। अब 2-3 बातें और सुन लीजिए। भारतीय संविधान पर आज सबसे ज्यादा प्रभाव यदि किसी अधिनियम का दिखाई देता है तो 1935 का अधिनियम का प्रभाव दिखाई देता है। यही कारण है कि कई बार भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि कहा जाता है। तो नोट डाल के लिखिए, नोट डाल के लिखिएगा साथियों। वर्तमान संविधान पर नोट डाल के लिख लीजिए, मैं सारे प्रश्न आपके देख रहा हूं। वर्तमान संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का है। वर्तमान संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव 1935 के अधिनियम का है, 1935 के अधिनियम का है, 1935 के अधिनियम का है। इसी में लिख लीजिए, भारतीय संविधान को कई बार 1935 के अधिनियम, भारतीय संविधान को कई बार 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि कहा जाता है। 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि कहा जाता है। रवीना ने एक प्रश्न पूछा है, मुझे दिखाई दे रहा है कि सर इसमें भाग नहीं थे क्या? भाग थे साथियों, अनुच्छेद थे 321, अनुसूचियां थी 10, अनुसूचियां कितनी थी? 10, और भाग थे 14, भाग थे 14। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रवीण प्रजापति जी कह रहे हैं कि क्या 1935 के अधिनियम को मेग्ना कार्टा कहा जाता है? मैंने तो ऐसा कहीं पढ़ा नहीं, आप कह दीजिए अपने हिसाब से। मेग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग कब किया जाता है? मेग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग तब किया जाता है साथियों, जब कोई ऐसा डॉक्यूमेंट हो, जब कोई ऐसा दस्तावेज हो जिसमें कोई अधिकार का उल्लेख हो। 1935 के अधिनियम में तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख ही नहीं था, तो इसलिए मेग्ना कार्टा आप शब्द कहां से लाए मुझे मालूम नहीं है। तो आप लिख दिए, अनुच्छेद 321, अनुसूचिया 14 और भाग 14 थे, अनुसूचिया 10 थी और भाग 14 थे। ये बातें सब ध्यान रखना साथियों, ऐसे बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमने बहुत डिटेल में 1935 के अधिनियम पर चर्चा की है, ठीक है साथियों। चलिए, अब मैं आपको 2-3 बातें और बताना चाहता हूं साथियों। एक 1935 का अधिनियम बड़ा अच्छा अधिनियम था, उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा अच्छा अधिनियम था, लेकिन इसके बावजूद भी 3 लोगों की आलोचना, 3 लोगों के स्टेटमेंट अपने को यहां पर देखने पड़ेंगे। एक, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा, और अपनी पुस्तक किसमें? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित नेहरू ने इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा साथियों। और यह प्रश्न आप लोगों के एग्जाम जो है उसके हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, पंडित नेहरू ने इसे दास्ता का अधिकार पत्र का, यह प्रश्न तो कई बार पूछा जा चुका है कि किसने 1935 के अधिनियम को दास्ता का अधिकार पत्र का? पंडित नेहरू ने कहा। यह ठीक है, अच्छा प्रश्न। कौन सी बुक में कहा? द डिस्कवरी ऑफ द इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में आप जानते हैं ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित नेहरू ने कब लिखी?
1942 के बाद जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और नेहरू जी और गांधी जी इन सब स्वतंत्रता सेनानियों को जब जेल में डाल दिया गया था, तो नेहरू जी ने जेल में यह पुस्तक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाद में, काफी बाद में, 1935 का अधिनियम लागू होने के काफी बाद में उन्होंने इस पुस्तक में लिखा, ये दास्ता का अधिकार पत्र था, दास्ता का अधिकार पत्र। मेरा प्रश्न है, ऐसा क्यों कहा दास्ता का अधिकार पत्र? पंडित नेहरू ने ऐसा कहा, यह ठीक है, लेकिन क्यों कहा, बात यह है। अब आप इसका जवाब दीजिए तो मैं मानूंगा कि आपको समझ में आ रहा है। जवाब दीजिए, दास्ता का अधिकार पत्र क्यों कहा, यह बताइए, फिर अगली बात बताएंगे। साथियों, आपको ध्यान रखना है, कथन और कारण में इस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, सिविल सर्विस में बनेंगे, राजस्थान प्रशासनिक सेवा की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बनेंगे, यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, वहां इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। साथियों, कथन और कारण में पंडित नेहरू ने इसे दास्ता का अधिकार पत्र इसलिए कहा साथियों, क्योंकि इस अधिनियम में बहुत अच्छी विशेषता होने के बावजूद भी स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था। तो अभी मैं नोट डलवा के आपको लिखवा दूंगा, स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था। कांग्रेस 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर चुकी थी। हमने साफ कह दिया, हमको आजादी चाहिए। आप अभी भी क्या कह रहे हो, हम उत्तरदायी रहेंगे। अरे भाई, किसने कहा उत्तरदायी रहो, हमें आजादी दीजिए ना। तो नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिए, यस, मनीषा जी ने कहा इसमें स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं था। कैलाश जी कह रहे हैं इसमें पूर्ण स्वतंत्रता लिखी हुई नहीं थी। विकास जी कह रहे हैं इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख नहीं था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है जब आप इस तरह के जवाब देते हैं। तो नोट डाल के लिख लीजिए, इस अधिनियम में स्वतंत्रता का उल्लेख ना होने के कारण, इस अधिनियम में स्वतंत्रता का उल्लेख ना होने के कारण इसे दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया। दास्ता का अधिकार पत्र कहा गया। सारे मित्र सही कह रहे हैं, कुणाल जी, कपिल जी, प्रियदर्शन जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है, एकदम सही है। पूर्ण स्वराज का उल्लेख नहीं था, देश की आजादी का उल्लेख नहीं था। अभी भी कह रहे हैं कि हम आपके प्रति उत्तरदायी रहेंगे। मैं तो मांग रहा हूं भोजन और आप कह रहे हैं कि पानी पी कर काम चला लो। ये कैसे काम चलाऊं, मुझे पेट में भोजन चाहिए, पानी पी कर काम कब तक चलाऊंगा। हम मांग रहे हैं आजादी और वो कह रहे हैं कि ले जाओ उत्तरदायी शासन। इस वजह से ये सब बातें ध्यान रखनी, कथन और कारण में इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। सीमा कुमारी जी, सबके एकदम सही आंसर है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से पंडित नेहरू ने अपनी इसी पुस्तक में इस अधिनियम की एक तुलना की है। क्या की है, ये एक ऐसी गाड़ी है, यह नोट डाल के लिख लीजिए, यह इंजन रहित गाड़ी है, ये इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं, जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं, जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। लिख दीजिए नोट डालकर। और अपने को यह बात भी मालूम होनी चाहिए, घनश्याम जी क्या कह रहे हैं, इस अधिनियम में परिवर्तन किया गया या इसे अपना लिया गया? अपने पास कोई विकल्प नहीं था, ब्रिटिश संसद परिवर्तन करने चाहती नहीं, इसलिए यह अधिनियम लागू हो गया। ये इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हैं, ये भी पंडित नेहरू ने कहा और एकदम सही कह रहे हैं श्री राम बैरवा जी, अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं है यार मेरे भाई, बिना ब्रेक की नहीं, अनेक ब्रेक लगे हुए। उल्टा बोल रहे हो यार बैरवा जी, बिना ब्रेक की गाड़ी नहीं, जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। बिना ब्रेक की गाड़ी कैसे पढ़ लिया यार मेरे भाई, कैसे काम चलेगा? बिना ब्रेक की गाड़ी का तो मतलब है सरपट दौड़ेगी, ये गाड़ी तो दौड़ ही नहीं रही थी। अरे कहां बैरवा जी, कैसे काम चलेगा? साहिल खान साहब, बिना ब्रेक की गाड़ी कहां से लेकर आ गए इस प्रकार के शब्द? बिना ब्रेक नहीं, बिना ब्रेक नहीं, ब्रेक लगाओ, अपने इस प्रकार की सूचनाओं पर ब्रेक लगाओ मेरे भाई। चलिए आइए मैं थोड़ा समझा देता हूं, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। पहली बात साथियों, इसे इंजन रहित गाड़ी कहा। इंजन रहित गाड़ी क्यों कहा? कि बहुत कुछ अच्छा था वो अधिनियम, बहुत अच्छी बातें थी, लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी, इसलिए ये इंजन रहित गाड़ी है। आपने बहुत सुंदर सी, कलरफुल, बहुत अच्छी सीटें वगैरह बहुत शानदार लगा के दे दी है गाड़ी, लेकिन उसमें इंजन नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? हाँ, इंजन रहित, एकदम सही बात है।
इंजन रहित मतलब स्वतंत्रता नहीं है, और अनेक ब्रेक लगे हुए हैं मतलब आपने अच्छी व्यवस्था करने के बावजूद भी सारा पावर अपने पास रख लिया। जैसे केंद्र और राज्यों के बीच में विषयों का बंटवारा कर दिया, लेकिन अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को दे दिया। अवशिष्ट विषय गवर्नर जनरल को दे दिया तो गाड़ी चलेगी कहां से? ब्रेक ज्यादा लगा दिए। यस आशीष, एकदम सही कह रहे हैं। अनेक ब्रेक वाली गाड़ी बिना ब्रेक वाली गाड़ी कैसे हो सकती है? कहां से लेकर आ गए आप? तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं। स्वतंत्रता का उल्लेख ना होने के कारण इंजन रहित गाड़ी और अनेक ब्रेक का मतलब है इतने सारे हडल डाल दिए, इतने सारी बाधा डाल दी कि गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में लिखाया है। मैंने तो नहीं कहा, ऐसा कहा है अगर मैंने कि बिना ब्रेक वाली गाड़ी, तो मैं माफी चाहूंगा, मैं देख लूंगा इस वीडियो को। हालांकि मैंने ऐसा नहीं कहा होगा, अगर ऐसा कहा है तो मैं माफी चाहता हूं, उसको करेक्शन करवा दूंगा मैं। अनेक ब्रेक लगे हुए, बिना ब्रेक जैसा शब्द का प्रयोग मैंने तो नहीं किया है। अगर किया है तो करेक्शन कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिना ब्रेक मैंने नहीं बताया साथियों, और अगर बताया है तो मैं करेक्शन कर दूंगा, ठीक है? बिना ब्रेक नहीं, अनेक ब्रेक है। चलिए, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुस्लिम लीग के उस समय बहुत बड़े नेता मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना ने इस अधिनियम को पूर्णतया सड़ा गला और अस्वीकृति के योग्य बताया। ठीक है, तो लिख दीजिए, नोट डाल के लिखिए, मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा क्या कहा गया? ये पूर्णतया सड़ा गला, ये पूर्णतया सड़ा गला व अस्वीकृति के योग्य है। सड़ा गला और अस्वीकृति के योग्य है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने ऐसा क्यों कहा साथियों? ये पूर्णतया सड़ा गला व अस्वीकृति के योग्य, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम्स के लिए, आप लोगों को थोड़ा सा इशारा कर रखा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 1929 में जिन्ना के जो 14 सूत्र पर थोड़ी सी मैंने बात की, 14 सूत्र हमने डिटेल में नहीं पढ़े क्योंकि हमारे लिए उपयोगी भी नहीं है, बस आपके लिए इशारा इतना काफी था कि उन 14 सूत्रों में डिटेल में उन्होंने मुस्लिम्स के लिए सरकारी नौकरियों में, व्यवस्थापिका में बहुत सारे विशेषाधिकारों की बात जनसंख्या के आधार पर की थी। चूंकि जिन्ना के ये जो डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को इस अधिनियम के द्वारा पूरा नहीं किया गया, तो इसने कहा कि इसमें नया क्या है? इसने नया क्या? ये पूर्णतया सड़ा गला व अस्वीकृति के योग्य है। यानी मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि आजादी का उल्लेख नहीं है, और मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि मेरे मुसलमानों के लिए कोई विशेष बात नहीं है, इसलिए ये सड़ा गला है, पूर्णतया सड़ा गला है, अस्वीकृति के योग्य है। राइट सर, बात समझ में आ गई? बात को आगे बढ़ाए। शिवम जी ने सही कहा, बहुत बढ़िया। ऐसा बहुत अच्छा लगता है जब एकदम तुरंत आंसर आता है और एकदम डिटेल में आंसर आता है, क्योंकि इसमें मुस्लिम्स के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किए गए, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा कहा। लेकिन साथियों, सबसे रोचक टिप्पणी कौन सी टिप्पणी? ये टिप्पणी की थी साथियों, एक स्कॉलर है, एक लॉयर है, एक वकील है, जो प्रोफेसर भी है, नाम है ए.बी. कीथ। ए.बी. कीथ। हाँ, ये जरूर है कि कई बार मैंने के.बी. कीथ लिखाया है, के.बी. कीथ नहीं है साथियों, उनका नाम ए.बी. कीथ है। तो ये कभी कभी गलती हो जाती है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तथ्यात्मक गलती है, माफी मांगकर उसको चेंज किया जा सकता है। ए.बी. कीथ नाम नहीं है, के.बी. कीथ नाम नहीं है, उनका नाम क्या है? ए.बी. कीथ। ए.बी. कीथ। ए.बी. कीथ ने एक किताब लिखी, आप भी नाम लिख दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। साथियों, ये पुस्तक 1936 में लिखी गई। आप जानकर बड़ा ताज्जुब करेंगे, 1936 में पहली बार ये पुस्तक लिखी गई। हिस्टोरियन थे, प्रोफेसर भी थे, लॉयर भी थे, प्रैक्टिशनर भी थे, स्कॉटलैंड के थे, बहुत अच्छे
जानकार थे ये। द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें उन्होंने 1600 से लगाकर 1935 तक का विस्तार से उल्लेख किया है। इस पुस्तक में उन्होंने बहुत विस्तार से 1935 के अधिनियम के बारे में लिखा है। और एक महत्वपूर्ण पंक्ति जो है मुझे अच्छी लगी, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने क्या कहा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। कीथ के अनुसार, भारत का संवैधानिक इतिहास, पायल सही कह रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वो क्या कह रहे हैं, इस अधिनियम से, आप लिख दीजिएगा, इस अधिनियम से भारतीयों को ऐसा लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है। भारतीयों को ऐसा लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है। ठीक है, भारतीयों को ऐसा लगा कि उन्हें सब कुछ मिल गया है। लेकिन उसी समय इंग्लैंड वासियों ने भी, क्या बात है अभिषेक चौधरी साहब, वेरी नाइस। लेकिन उसी समय इंग्लैंड वासियों ने भी ये महसूस किया कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया है। गजब की बात थी यार। दो पार्टी, एक तरफ इंग्लैंड, एक तरफ भारत। भारतीयों को लग रहा है उन्हें बहुत कुछ मिल गया और इंग्लैंड को लगा कि उन्होंने कुछ भी नहीं खोया। कमाल कर दिया यार, ऐसे कैसे हो गया? भारतीयों को ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा बहुत कुछ व्यवस्था की गई थी, और वाकई में इतनी सारी व्यवस्था की गई कि आज हमारा भारत का संविधान का लगभग 60% जो पोर्शन है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया। एज इट इज, यू विल बी सरप्राइज माय फ्रेंड्स दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में शब्दशः हमने 1935 के अधिनियम से ले लिया लगभग 60% भाग। शब्दशः कह रहा हूं, तो हमें बहुत कुछ मिला, ये तो बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंग्लैंड वालों ने भी महसूस किया, चिंता करने की कोई बात नहीं, हमने कुछ खोया नहीं। क्यों नहीं खोया? कैसे नहीं खोया? क्योंकि सब कुछ देने के बावजूद भी अभी भारत को आजाद थोड़ी किया है, अभी भी भारत हमारी कॉलोनी है, ऐसा इंग्लैंड वाले महसूस कर रहे थे। साथियों, मैंने जानबूझकर ये नाम लिखा है, आपको ऐसे नाम याद रखिएगा। आजकल आप लोग जानते हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने लग गए। भारत के संविधान पर विभिन्न प्रकार के जो कमेंट्स हैं, टिप्पणियां हैं, उनकी किताबों के जो नाम है एक तरफ लिख देते हैं, एक तरफ राइटर्स के नाम लिख देते हैं, और आपको कहा जाता है इन्हें मैच कीजिए। इस तरह से बातें लिखी हुई आ सकती है साथियों, थोड़ा ध्यान रखना। ये है साथियों 1935 का भारत शासन अधिनियम। सारी मेरे हिसाब से मोटी मोटी जो बातें हैं मैंने आप लोगों से शेयर कर दी है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। आपके कोर्स में 1919 और 1935 का अधिनियम है बेसिकली। 1919 हमने पढ़ा, 1935 पढ़ा। साथियों, संवैधानिक इतिहास में मैं आज ये चाहता हूं कि अपने पास आधा घंटे का और वक्त है और इसके अंतर्गत हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ लें। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ लेंगे तो साथियों अपना संवैधानिक इतिहास पूरा हो जाएगा, और फिर हम संविधान सभा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और 1935 के अधिनियम के बीच में साथियों एक लंबी यात्रा है जिस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। तो साहिल साहब क्या कह रहे हैं? सर, पहली बार पढ़ने में मजा आ रहा है। अरे, आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपका स्वागत है। साथियों, मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूं कि आप पुराने हमारे जो रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपके ऐप में जो दे रखी हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। इसलिए पढ़नी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और वैसे भी ये क्लास एडिशनल है, ये क्लास स्पेशल है। इसमें मुझे आप लोगों से बातचीत करनी है, आप लोगों के अच्छे अच्छे प्रश्नों के मुझे जवाब देने हैं साथियों। मुझे प्रीवियस पेपर्स क्या आ रखे हैं उस पर बात करनी है, आगे किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं उस पर बात करनी है। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे हमेशा दो बातों को लेकर रहता है। एक, आप रिकॉर्डेड क्लासेस देखिएगा, और दूसरा साथियों प्रश्न वही पूछें जो टॉपिक से
रिलेटेड है। बाबू सिंह जी दैया साहब कह रहे हैं कोई उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है। बाबू सिंह जी, प्रश्न अगर आपका डंका होगा, टॉपिक से रिलेटेड होगा, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। अब आप मुझसे प्रश्न, देखिए मैं बाबू सिंह जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे सर बॉम्बे कहाँ है, तो मुझे बताओ, मैं तो आपको एक नमूना बता रहा हूं प्रश्न का। ऐसे सैकड़ों बार प्रश्न आते हैं, सामने आते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है, तो कैसे जवाब दिया जाएगा। और अगर अब वापस पूछा ना कि बॉम्बे कहाँ है, तो शिवसेना वाले छोड़ेंगे नहीं, ध्यान रखना। चलिए ओके ओके, अब आगे चले। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, 1947। साथियों, इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं बहुत सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत सारी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि सीधा 1947 में नहीं आएंगे। इस बीच में ऐसी 8-10 घटनाएं हैं जिस पर अपने को बात करनी बहुत जरूरी है, और वहां से प्रश्न बनता है। कहां से प्रश्न बनता है जरा देखिएगा। 1935 का अधिनियम लागू हो गया, 1937 में उसके अकॉर्डिंग चुनाव हो गए, लेकिन एक प्रश्न बनता है, और आप लोग भी मुझे बार बार लगातार पूछते हैं, पर मैं हमेशा ये कहता हूं टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न होगा तो ही फिलहाल उसका जवाब मिलेगा। आपके प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन अब सीधा पूछ लेते हैं केशवानंद भारती, कैसे चर्चा करेंगे। तो साथियों, एक प्रश्न आता है कि भाई पहली बार संविधान सभा की बात कब की गई, पहली बार संविधान सभा की बात कब की गई। हालांकि संविधान सभा जब टॉपिक पढ़ेंगे तब उस पर अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की ओर बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपने को थोड़ी सी बात कर लेनी चाहिए। साथियों, एकदम क्लियर कर लीजिए, और अगर मैंने पहले कुछ अगर अलग कह रखा है तो उसको भी अपडेट कर लीजिएगा। संविधान सभा एक शब्द है और एक शब्द है संविधान। बहुत ध्यान से सुनिएगा, संविधान सभा एक शब्द है और एक शब्द है संविधान। अगर प्रश्न आता है संविधान सभा की पहली बार बात कब की गई, तो साथियों इसका अलग आंसर है। और भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए, उसके लिए कब बात की गई, इसका एक अलग आंसर है। आज मैं चाहता हूं कि हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, तो एकदम आप लोग तैयार है ना। साथियों, संविधान सभा की पहली बार बात अगर किसी भारतीय के द्वारा की गई, संविधान सभा की बात यदि पहली बार किसी भारतीय ने की, तो वो है एम.एन. राय। एम.एन. राय ने, मैं संविधान सभा की बात कर रहा हूं, एम.एन. राय साहब ने 1934 में यह साफ साफ शब्दों में कहा कि देयर शुड बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द इंडियंस, भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। ये रमन सिंह जी साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं 1934 में, एकदम बात सही है आपकी। व्यक्ति की अगर बात करें तो एम.एन. रॉय साहब ने 1934 में स्पष्ट रूप में संविधान सभा की बात की थी। एम.एन. रॉय, सौरभ कुमार जी, एकदम आप सही कह रहे हैं। लेकिन साथियों, सबसे पहले भारतीयों के लिए संविधान की मांग किसने की, संविधान की मांग किसने की, तो साथियों आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, और वो बात की थी 1895 में। आप कल्पना कीजिए, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ रखा है साथियों, मैं आपके सारे प्रश्न देख रहा हूं, अगर आपके हिस्ट्री अगर पढ़ रखा है तो आपको मालूम होगा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक दस्तावेज तैयार किया था, एक ड्राफ्ट तैयार किया था, जिसे हम स्वराज बिल कहते हैं। स्वराज बिल कहते हैं साथियों, ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तैयार किया गया था, स्वराज बिल। आज तक इसके बारे में कहीं पर भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि ये स्वराज बिल जो है कहां प्रस्तुत किया गया था, लेकिन स्वराज बिल जो है उसमें भारतीयों के लिए एक तरह से संविधान की मांग की गई थी। तो इसलिए बाल गंगाधर पहले व्यक्ति है जिन्होंने संविधान की बात की, और संविधान सभा की बात एम.एन. रॉय ने की। एक मित्र नरेश कुमार जी मीणा साहब पूछ रहे एम.एन. रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ रॉय, एम.एन. रॉय का पूरा नाम है, कम्युनिस्ट नेता थे, बहुत फेमस नेता रहे।
और उनको कम याद किया जाता है, मानवतावादी चिंतक के रूप में उनको याद किया जाता है। तो अमित प्रजापति जी, बाल गंगाधर तिलक 1895, एकदम सही। उनका जो बिल है स्वराज, यस, क्या बात है, क्या बात है। नेहा जी ने लिख भी दिया स्वराज। मानवेंद्र नाथ राय उनका पूरा नाम है, एकदम बात सही है। और स्वराज विधेयक, स्वराज बिल, मांगीलाल जी भी लिख रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज बिल रखा साथियों, उसमें संविधान की बात कही, संविधान सभा की नहीं, संविधान सभा की बात नहीं कह रहा हूं मैं, केवल किसकी बात कह रहा हूं साथियों, संविधान की। ये बातें नोट कर देना, ये बातें नोट कर देना साथियों, इस प्रकार के बहुत अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। यहां तक ठीक, आगे बढ़े हम लोग साथियों। महात्मा गांधी ने भी 1922 में इस प्रकार की मांग रखी थी, लेकिन संविधान सभा का उल्लेख नहीं हुआ। संविधान की ही बात हुई थी उस समय भी, संविधान की बात हुई थी। ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिए। अब दोस्तों, मैं कभी कभी आपको टोकता हूं, कभी कभी आपको रोकता हूं, कभी कभी आपको कहता हूं थोड़ी गंभीरता रखिए, तो उसके पीछे कारण यही है। प्रश्न अगर आता है संविधान सभा, आंसर अलग है। प्रश्न अगर आता है संविधान, दोनों का आंसर अलग है कि नहीं है। तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। यहां तक क्लियर है, बात को आगे बढ़े। अगर साथियों आपसे प्रश्न पूछे अंग्रेजों ने पहली बार कब स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, तो साथियों आप ध्यान रखिएगा, ये सब नोट करते रहिए। अंग्रेजों द्वारा स्वीकार, अंग्रेजों द्वारा स्वीकार, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव 1940, इसे अगस्त ऑफर भी कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार, अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। यस, एकदम सही कह रहे हैं पुनीत कुमार जी। अगस्त 1940 में ये अगस्त ऑफर रखा गया, अगस्त प्रस्ताव रखा गया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी। तो आप मुझसे प्रश्न पूछोगे साथियों कि जब प्रस्ताव रख दिया तो फिर आपको दिक्कत क्या थी? दिक्कत थी साथियों, और वो मैं समझाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों। आप लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 1945 के बीच था। ठीक है साथियों, अंग्रेज बुरी तरह से युद्ध में घिर गए थे। अंग्रेज यानी इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब साथ में थे, और सामने वाले कौन थे? जापान था। सामने कौन था? इटली था। सामने कौन था? जर्मनी था। हिटलर का वो दौर था। हिटलर ने बुरी तरह से फ्रांस को युद्ध में रौंद दिया। पहले 6 महीने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस युद्ध से बाहर हो गया। इंग्लैंड डे बाय डे चारों ओर से गिर रहा था। सुभाष चंद्र बोस जापान पहुंच चुके थे। आजाद हिंद फौज गठन हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज हिंदुस्तान की ओर बढ़ रही थी। जापान के सहयोग से ब्रिटिशर्स को डर लगा कि हिंदुस्तान जो है उनके हाथ से चला ना जाए, कहीं आजाद हिंद फौज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर से भारत की ओर ना पहुंच जाए। ब्रिटिशर्स डर गए थे। भारतीयों को लालच देने के लिए कहा था। क्या कहा था? कि आपके लिए हम एक संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन भारतीयों ने इसे स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने इसे स्वीकार नहीं किया। क्यों स्वीकार नहीं किया साथियों? इसलिए स्वीकार नहीं किया कि लिखा था इस प्रस्ताव में, संविधान सभा मुख्यतया भारतीयों से गठित की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी कॉन्स्टिट्यूट बाय द मेनली मतलब मुख्यतः इंडियंस के द्वारा गठित की जाएगी, ऐसा उन्होंने कह दिया था साथियों। मुख्यतः भारतीयों के द्वारा गठित की जाएगी, इसका सीधा सा मतलब है उसमें कुछ अंग्रेज लोग भी होंगे, कुछ ऐसे लोग भी संविधान सभा में होंगे जो भारतीय नहीं है। इस प्रकार का प्रस्ताव हमको स्वीकार नहीं था। हमारा भविष्य क्या होगा हम खुद तय करेंगे। हमारी संविधान सभा जो आगे आने वाले संविधान का निर्माण करने वाली है, उसमें कौन लोग होंगे? ये हम लोग होंगे। आप कह रहे हैं मुख्यतः भारतीय होंगे, हमने इसको स्वीकार नहीं किया साथियों। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां तक ठीक।
अब देखिए बात आगे बढ़ी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर आगे बढ़ा। मार्च 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स जो कि उस समय गवर्नर जनरल थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने एक प्रस्ताव रखा, क्रिप्स प्रस्ताव। इस क्रिप्स प्रस्ताव में साफ शब्दों में कहा गया कि भारतीयों के द्वारा बनाई गई एक संविधान सभा होगी। अगस्त प्रस्ताव में कहा गया संविधान सभा तो होगी, मुख्यतः भारतीय होंगे। और इस बार कह दिया क्या, आपको ऑब्जेक्शन क्या था, मुख्यतः भारतीय क्यों, सभी भारतीय क्यों नहीं, तो आपने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब भारतीयों के द्वारा क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की बात कब मानी, मान ली ना भाई अगस्त ऑफर में, अगस्त प्रस्ताव में पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के लिए संविधान की बात मान ली। 1942 में इन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि भारतीयों की ही संविधान सभा होगी, सारे मेंबर्स भारतीय होंगे। फिर भी साथियों हमने इस बात को स्वीकार नहीं किया। इस बार क्या प्रॉब्लम हो गई, इस बार प्रॉब्लम ये हो गई, ये सब लिखना आप, इस बार प्रॉब्लम ये हो गई साथियों कि इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में ये बात कही गई थी, लिख दीजिए आप, क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942, लिखिए, युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों की संविधान सभा होगी, भारतीयों की संविधान सभा होगी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, प्रॉब्लम थी, हमको अभी भी प्रॉब्लम है, सारे भारतीय होंगे तो भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम यह थी युद्ध की समाप्ति के पश्चात। युद्ध कब समाप्त होगा, मार्च 1942 में, किसको पता नहीं था। और आप खुद तो युद्ध में हार रहे हैं और हमें क्या कह रहे हैं, युद्ध की समाप्ति के पश्चात क्या होगा, संविधान सभा का गठन होगा। महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में उस समय सबसे बड़े लीडर थे। महात्मा गांधी ने पूरी तरह से इस क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर दिया साथियों, ठुकरा दिया। और क्यों ठुकरा दिया, गांधी जी ने क्या बोला, तो लिख दीजिए आप, गांधी जी नोट डाल के लिखिए आप, गांधी जी ने इसके बारे में क्या बोला। क्रिप्स प्रस्ताव पर महात्मा गांधी की टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछा जा सकता है, कथन और कारण में प्रश्न पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो सारा बात आपको मालूम होनी चाहिए। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए क्या कहा, यह यानी क्रिप्स प्रस्ताव, यह दिवालिया बैंक का पूर्व तिथि का चेक है, पूर्व तिथि, पोस्ट डेटेड, पूर्व तिथि का चेक है, पूर्व तिथि का चेक है। ये बिना डेट का चेक किसने लिखा यार, बिना डेट का नहीं कहा, पूर्व तिथि का चेक है, पोस्ट डेटेड। बताऊंगा, एक एक शब्द बात करेंगे हम लोग। पोस्ट डेटेड चेक, साथियों बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, पायल जी कह रही है पोस्ट डेटेड चेक, ऋतिक जी कह रहे हैं पोस्ट डेटेड चेक, भानु जी कह रहे हैं दिवालिया बैंक, एकदम सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये अच्छा लगता है। सुमन जी कह रहे हैं कि उस बैंक का जो खुद दिवालिया हो चुका है, बहुत बढ़िया। हेमलता जी, मयूर जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। देखिए जरा, एक एक शब्द अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि कथन और कारण में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। दिवालिया बैंक, यहां दिवालिया बैंक कौन है, जल्दी से बताओ, दिवालिया बैंक कौन है यहां पर। रंजन साहब, आपका पोस्ट डेटेड चेक सही बात है, लेकिन दिवालिया बैंक कौन है, यहां दिवालिया बैंक है इंग्लैंड, यहां दिवालिया बैंक है ब्रिटेन, जो कि युद्ध को हार रहा है और हमको चेक दे रहा है। तो दिवालिया बैंक तो यहां हो गया इंग्लैंड। और पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब है यार, आप खुद तो दिवालिया हो रहे हो और हमको चेक लिख कर दे रहे हो कि आप ये पैसे ले लेना, चेक बैंक से निकाल देना।
पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है कि इस युद्ध की समाप्ति के पश्चात अब संविधान सभा आपकी गठित होगी। तो एक ऐसा चेक जो दिवालिया बैंक दे रहा है, और भुनाओगे कब? थोड़े समय बाद में। ऐसा बैंक जो दिवालिया हो जाएगा, उस चेक का मैं क्या करूं? इसलिए इंग्लैंड के लिए दिवालिया बैंक शब्द का प्रयोग किया गया, और पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है आप युद्ध की समाप्ति के पश्चात आप लोगों के लिए संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। इस तरह से गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कर दिया साथियों? ठुकरा दिया। और गांधी जी ने ठुकरा दिया, इसका मतलब भारत के बड़े हिस्से ने इसको खारिज कर दिया साथियों। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होता है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा साथियों, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने की जो कुछ घटनाएं हैं वो अपने लिए महत्वपूर्ण है। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त। कौन कौन सी ऐसी घटना है साथियों, जरा देखिएगा। पहली बात, इंग्लैंड में चुनाव। इंग्लैंड में चुनाव, तो हम क्या करें? अरे हम क्या नहीं करें, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लैंड में चुनाव हुए। दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना। ये यूएनओ की स्थापना साथियों। इन दोनों घटनाओं ने भारत को जबरदस्त प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? इंग्लैंड में चुनाव हुए, और इंग्लैंड में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान चर्चिल, विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे। विंस्टन चर्चिल भारत की आजादी के कट्टर विरोधी थे। वो ये कहते थे कि भारत आजादी के लायक नहीं है। वो अक्सर ये कहते थे कि मेरे रहते रहते भारत की आजादी की कोई संभावना नहीं है। तो तुम्हारे रहते रहते संभावना नहीं है ना, तो तुम हट जाओ ना। हट गए। 1945 में इंग्लैंड में चुनाव हुए, चर्चिल की हार हुई, और वहां प्रधानमंत्री बने अर्थुलम एटली। एटली, विंस्टन चर्चिल की हार, चर्चिल की हार, और प्रधानमंत्री कौन बने साथियों? एटली नए प्रधानमंत्री बने। एटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विपक्ष के नेता थे, और भारत में उस समय विपक्ष कांग्रेस था। एटली और कांग्रेस के बीच में काफी नजदीकियां थी। एटली अब प्रधानमंत्री बन गए तो भारत की स्वतंत्रता की संभावनाएं बढ़ गई। एटली ने आते ही साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जिस देश की माताओं ने दो दो बार अपने बच्चों को दूसरे देश के युद्ध की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा, उस मां को और उन बेटों को स्वतंत्रता प्राप्त करने का अधिकार है। ये एटली कहते थे साथियों। एटली की सरकार आ गई, तो हमारे कुछ स्वतंत्रता का कुछ काम करो। एटली ने तुरंत 1945 में ही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एटली ने तुरंत 1945 में ही कैबिनेट मिशन नियुक्त कर दिया। वो अलग बात है कि आया हिंदुस्तान में 1946 में। अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों का कैबिनेट मिशन भेजा। एक घटना तो ये है, उस पर अभी बात करेंगे। दूसरी घटना साथियों, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि जिन जिन देशों में कॉलोनीज हैं, जिन जिन देशों में उपनिवेश हैं, आपको उन्हें आजाद करना पड़ेगा। आपको उन्हें आजाद करना पड़ेगा साथियों, ऐसा कह दिया यूएनओ ने। इन दोनों घटनाओं ने बहुत प्रभावित किया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को बनाने के लिए। साथियों, हमने हेडिंग यही डाला है, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो एटली ने एकदम सही कहा, ऐसा रामदयाल जी कह रहे हैं। प्रदीप कुमार जी कह रहे हैं सर ये कौन सी पार्टी से थे? अरे भाई, एटली जो थे वो लेबर पार्टी से थे, मजदूर दल से थे, और उनकी बाकायदा भारत से सहानुभूति थी। तो एकदम बात सही है। क्लीमेंट एटली, अर्थलैम एटली नहीं, क्लीमेंट एटली। जुगल किशोर जी कुमावत साहब ने मुझे करेक्शन कर दिया, थैंक यू वेरी मच। क्लीमेंट एटली उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो बात को आगे बढ़ाएं। अब क्या हुआ? कैबिनेट मिशन, बहुत ध्यान से सुनिए। कैबिनेट मिशन नियुक्त हो गया। ब्रिटेन सरकार के क्लीमेंट एटली के 3 कैबिनेट मंत्री, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री, उनके 3 मंत्रियों का एक मंडल,
एक मिशन भारत भेजा गया भारत की समस्या पर विचार करने के लिए। कैबिनेट मिशन में 3 लोग कौन कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, सर पैथिक लॉरेंस एक व्यक्ति थे। एक व्यक्ति थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, जिन्होंने क्रिप्स प्रस्ताव रखा था पहले, सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और एक व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर। ये तीनों साथियों एटली की सरकार के 3 मंत्री थे। तीनों मंत्रियों को एक साथ में भेजा गया था। कैबिनेट मिशन के रूप में जाना जाता है इन तीनों को। और साथियों सर पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। 1946 में यह कैबिनेट मिशन भारत आया, और कैबिनेट मिशन जब भारत आया तो उनके मस्तिष्क में भारत की आजादी की बात नहीं थी। यह थोड़ा ध्यान रखना सर, एकदम ध्यान रखिएगा। जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उनके दिमाग में भारत की आजादी की बात नहीं थी। उनके दिमाग में यह था कि जब कभी भी भारत आजाद होगा तो उनकी संविधान सभा कैसे बनेगी। उन्होंने पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किसके ऊपर किया? उन्होंने पूरा कंसंट्रेशन संविधान सभा पर किया। साथियों मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूं साथियों, क्योंकि प्रश्न पूछा जा चुका है। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ? भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली? और संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? साथियों ये तीनों बातें का आंसर अलग है। भारत को स्वतंत्रता भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत मिली। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। इसलिए मैं बहुत जोर देकर कह रहा हूं साथियों कि इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। क्लियर? कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। लिख लीजिएगा, हालांकि हम उसको अलग से भी लिखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा का क्या हुआ? गठन हुआ। साथियों ये सब बातें जून जुलाई 1946 की है। अब संविधान सभा के बारे में हम यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। जो मित्र लोग लिख रहे हैं 1946 पहली बैठक, दूसरी बैठक, उस पर अभी चर्चा नहीं करनी है। अभी हमारा पूरा फोकस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर हो जाएगा। मैं तो आपको घटनाओं का एक सीक्वेंस लिखवाने की कोशिश कर रहा था साथियों। संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, कैसे हुआ, कौन मेंबर बने, पहली बैठक, उस पर हम अलग टॉपिक, संविधान सभा जो टॉपिक होगा उसमें चर्चा करेंगे। अब मैं आता हूं वापस 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जिसका कोई मतलब कैबिनेट मिशन के साथ नहीं है। कैबिनेट मिशन केवल और केवल संविधान सभा के गठन से संबंधित था। यह बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अपना हेडिंग है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ठीक है साथियों, इस अधिनियम से क्या हुआ? नंबर एक, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। भारत को स्वतंत्रता, नंबर 1 पॉइंट क्या है साथियों? भारत को स्वतंत्रता। लेकिन साथ ही साथ भारत का क्या हुआ? विभाजन हुआ। भारत का विभाजन, भारत का विभाजन भी, भारत का विभाजन भी इस अधिनियम की पहली विशेषता है। इस अधिनियम से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जा चुके हैं साथियों। अभी बात करेंगे क्या क्या प्रश्न पूछे गए और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत को स्वतंत्रता मिल गई, भारत का विभाजन हो गया, भारत 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ। तो जो मेरे मित्र बार बार प्रश्न पूछ रहे थे उनके प्रश्नों का मैं जवाब दे दूंगा। और पाकिस्तान का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त है। एक जो मित्र प्रश्न पूछ रहे थे कि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, तो आंसर है साथियों 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 से लगाकर
1947 26 जनवरी तक हम अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाते रहे हैं। लेकिन साथियों, 15 अगस्त को भारत की आजादी के बाद से हम 15 अगस्त 1947 से अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए। यह तो हुई एक बात साथियों। क्लियर? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहला पॉइंट तो यह क्लियर हो गया, भारत को आजादी मिल गई, भारत का विभाजन हो गया और पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया। माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया। मुस्लिम प्रधान क्षेत्रों को पाकिस्तान में भेजा गया। मुस्लिम प्रधान क्षेत्रों को कहां पर भेजा गया? पाकिस्तान में। यह बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां तक एकदम सही है। दूसरी बात साथियों, दूसरा पॉइंट क्या है? यह जो मैंने कहा कि भारत का विभाजन हुआ, साथियों हमेशा ध्यान रखिएगा, ये भारत का विभाजन, ये भारत का विभाजन कौन से भारत का विभाजन हुआ? ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ। ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ साथियों। इसके दो टुकड़े कर दिए गए, एक पाकिस्तान बना दिया, दूसरा भारत बना दिया। देशी भारत का क्या हुआ? तो दूसरा पॉइंट है देशी भारत। 563 रियासतें हुआ करती थी साथियों उस समय। देशी भारत का क्या हुआ? सीधा प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, देशी रियासतों को इस बात की छूट थी कि देशी रियासतों को ये छूट थी कि वे भारत में मिले, कॉमा पाकिस्तान में मिले या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए साथियों एकदम। हाँ, कई जगह पर 563, कई जगह पर 565 लिखा हुआ आता है। एग्जैक्ट आंकड़ा कहीं पर भी नहीं है, सब जगह पर लगभग ही कहते हैं, तो हम भी लगभग ही कह रहे हैं। तो देशी रियासतों को यह छूट दे दी गई कि वे भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखें। महेंद्र प्रजापति जी ने एक प्रश्न पूछा, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर हुआ। टू नेशन थ्योरी, द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार पर हुआ था भारत का विभाजन साथियों। ठीक है, तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये जो बात महत्वपूर्ण जो बात थी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की, इसमें क्या दिक्कतें आई जम्मू कश्मीर को लेकर, जूनागढ़ को लेकर, हैदराबाद को लेकर, उस पर तो खैर हम लोग आगे बात करेंगे ही करेंगे। क्योंकि साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना आपके साथ साझा करनी थी। आपको बताया गया था साथियों, क्या बताया गया? आपको बताया गया था साथियों कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 5 दिन आपकी लाइव क्लास होगी। आपको ऐसा बताया गया। सैटरडे को आपको जो भी पढ़ाया गया है उसका रिवीजन करना है और संडे को आपका टेस्ट होगा। तो इस हिसाब से आज फ्राइडे है, तो आज तक अपनी क्लास हुई। 5 दिन जो हम लोगों ने पढ़ा उसका बहुत जल्दी ही आपके लिए टेस्ट होगा, तो कल आप तैयारी करेंगे। एक तो बात है ये। दूसरी बात साथियों, आप लोग जानते हैं होली आने वाली है, तो अगले 4 दिन तक 27, 28, 29 और 30, 27, 28, 29 और 30 यानी अगले 4 दिन तक उत्कर्ष के सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन का क्लासेस का अवकाश रहेगा। इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप सब लोग होली मनाइए, बड़ी खुशी के साथ मनाइए, लेकिन साथियों भूलिएगा मत, कोरोना गाइडलाइन का पालना करनी है। हमारी भारत सरकार, हमारे अलग अलग राज्यों की यूपी सरकार, बिहार सरकार, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान सरकार, पंजाब, हरियाणा, जो भी सरकार है हमारी, वो जो हमको दिशा निर्देश दिए हैं कोरोना गाइडलाइन के तहत होली जैसे त्योहार का सेलिब्रेशन करने की, उस गाइडलाइन की आप पालना करिएगा। 4 दिन आप लोगों की अवकाश रहेगा। मैं होली की आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। उत्कर्ष जिस मंच से मैं बात करता हूं, उत्कर्ष परिवार की ओर से भी आपको होली की ढेरों बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं। कलर का ध्यान रखिएगा, कोरोना गाइडलाइन का जरूर ध्यान रखिएगा। तो 4 दिन के अवकाश के बाद बहुत जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी।
लाइव चर्चा करते रहेंगे। आपके अच्छे प्रश्नों का हमेशा स्वागत रहेगा। आप सभी को एक बार फिर से होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।